हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलोहा क्लासेस। आज ग्रेविटेशन का तीसरा वीडियो लेक्चर है और आज हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है बायंसी, दूसरा है व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तीसरा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और चौथा है अपना छोटा सा टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए एक एक करके इन सभी को कवर करते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं बायंसी से। तो कंसिडर करिए ये एक कंटेनर है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, एक प्लास्टिक की बोतल लेता हूं और उसका ढक्कन बंद करके इस कंटेनर में छोड़ देता हूं। मान लो इसका मास है m, तो नीचे वेट लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, क्या लगेगा m इंटू जी। पर आपको क्या लगता है कि ये प्लास्टिक की बोतल पूरी तरीके से अंदर डूब जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ये प्लास्टिक की बोतल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पे ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और इसको अंदर डुबाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया एक्सटर्नल और इसको अंदर डुबाने की कोशिश करी। मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो ये अंदर डूब गई। ये जो है अंदर डूब गई पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, ये फिर से चली गई वापस ऊपर उछल के। ऐसा क्यों हुआ? ये बोतल जो अंदर पूरी डूबी हुई थी, ये वापस उछल के क्यों गई? कोई ना कोई फोर्स तो इसको लग रहा होगा ना इस बोतल के ऊपर साइड में, तभी तो ये बोतल अंदर से ऊपर आई। कोई ना कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी ये बोतल जो है वो नीचे से ऊपर आ गई उछल के। जी हाँ, इसी अपवर्ड फोर्स को हम बायंड फोर्स कहते हैं। इसी अपवर्ड फोर्स को हम बायंड फोर्स कहते हैं। द अपवर्ड फोर्स exerted by fluid on an object is called बायंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बायोएंसी। ठीक है, ठीक है, आपको बायोएंसी समझ में आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डालेंगे तो जो फ्लूइड है वो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बायोएंड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी अगली चीज पे चलते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया था कि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉटल जो है अंदर इमर्स हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉटल जो है अंदर इमर्स हो जाए पूरी तरीके से। चलिए चल के देखते हैं। हाँ, इस बॉटल पे जो है वेट एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ वेट मान लो कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, और जैसे ही हम इसको अंदर डालेंगे तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, बायवेंड फोर्स। वो कितना है? मान लो 20 न्यूटन। अपवर्ड है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे लग रहा है। तो क्या होगा? नेट फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ है नेट फोर्स। कितना है? 20 माइनस 10, 10 न्यूटन। एफ नेट जो है वो कितना है? 10 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये बॉटल जो है 10 न्यूटन के फोर्स के साथ ऊपर आ रही है, तो मुझे कम से कम 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर से लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉटल जो है पानी के अंदर बनी रहेगी। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कम से कम इतना लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तो इस कुछ भी लगा दो, 11, 12, 20, पर कम से कम मुझे 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ताकि ये बॉटल जो है वो अंदर बनी रहे। ठीक है, तो ये बायंड फोर्स और बायोंसी का खेल
था, होपफुल आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइड जो है, फॉर एग्जांपल लिक्विड, वो ज़्यादा बायन फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो वो कम बायन फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब बायन फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल लो, दो बॉल लो सेम साइज की, सेम वॉल्यूम की दो बॉल लो, एक बॉल में आधा पानी भरो और एक बॉल में जो है वो पूरा पानी भर दो। दोनों की वॉल्यूम सेम है तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है उसकी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो डेंसिटी इसकी जो है वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो डेंसिटी आपको समझ में आ गया क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। बायन फोर्स आपको समझ में आया होगा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायन फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक है, और ये स्टेटमेंट याद रखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। फ्लूइड क्या होता है? गैस, और लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो मान लो एक कंटेनर फिर से जिसमें पानी भरा हुआ है और एक मैंने एक आयरन नेल इसके अंदर डाल दी। आयरन नेल मतलब कील। कील जो है मैंने इसके अंदर डाल दी, तो क्या कील इस पे तैरती रहेगी? नहीं, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कील जो है सिंक क्यों हो गई? देखो, इस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का नीचे की तरफ, कितना होगा वो? मान लो इसका मास m है तो m इंटू जी। ठीक है, और जैसे ही ये अंदर गई तो लिक्विड इस पे बायन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये सिंक क्यों कर गई? क्योंकि वेट जो है, वेट ऑफ आयरन नेल is greater than upthrust on the nail, upthrust of water on the nail। इसका वेट जो है वो ज्यादा हो गया और इसका अपथ्रस्ट जो है इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था वो कम है, तो इसको नीचे ज्यादा जोर से खींच रहा है, तो ये अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब ये था अपना केस 1। समझ में आया? वेट जो है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, इसलिए नेल जो है वो सिंक कर गया। अब एक और केस लो, ये कंटेनर वही जिसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें सेम मास का कॉर्क रख दो, इसको बोलते हैं कॉर्क। मास सेम है इसका, जितना आयरन नेल का मास था उतना ही इसका मास भी है, m।
तो इस पे भी वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, और जो लिक्विड है इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा, बाइंड फोर्स। पर मैं क्या देखता हूं कि ये जो कॉर्क जो है वो डूबता नहीं है, ये तैरता है। कॉर्क जो है वो डूबता नहीं है, ये तैरता है। मास तो दोनों का सेम था, तो इसको भी डूब जाना चाहिए ना, पर नहीं, ये तैरता इसलिए है। यहां पे अब डेंसिटी की बात आ जाती है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है। मैंने आपसे कहा था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है फ्लूइड की। यहां फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका अपथ्रस्ट भी जो है, जो कि बाइंड फोर्स है, वो ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके वेट के कंपैरिजन में। ठीक है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो वाटर अपथ्रस्ट लगाएगा इस कॉर्क के ऊपर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ दिस कॉर्क। ठीक है, इसलिए ये जो है वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। बायंसी के बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस है। शिप को डिजाइन करने में बायंसी का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। जो शिप होती है अपनी, वो पानी में तैरती क्यों है? जबकि आप सेम अमाउंट का लोहा पानी में डाल दो तो वो डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस शिप में जो है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो अपथ्रस्ट जो लगता है शिप के ऊपर वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द शिप। इसलिए जो शिप है वो तैरती है। कभी आप स्विमिंग पूल में गए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लाइट लाइट सा लगेगा कि मैं तो यार थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, तो बाइंड फोर्स आपके ऊपर लगता है। आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? जब बाल्टी जो है वो पानी के अंदर रहती है तो उसको आप बड़ी आसानी से खींच लेते हो, क्योंकि बाइंड फोर्स भी आपकी हेल्प करता है। पर जैसे ही वो ऊपर आ जाती है पानी के, तो आपको उसको खींचने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अब बाइंड फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी बाइंड फोर्स के बारे में। हाँ, तो ये टॉपिक भी जो है वो ख़त्म हो गया। और अब चलते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक वही लेते हैं कंटेनर, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। और यहां एक और कंटेनर लेता हूं जो कि खाली है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, it experiences a buoyant force, it experiences an upthrust which is equal to weight of the fluid displaced by it। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूं कि ये लॉ क्या कहता है। मान लो एक बॉल मैंने इसके अंदर डाल दी, लोहे की, इसके अंदर डाल दी, तो पानी का लेवल राइज होगा। पानी का लेवल जैसे ही राइज हुआ, पानी यहां से यहां जाना शुरू हो गया और यहां भर गया। जो भी जितने भी लेवल जो है वो राइज हुआ था, वो पानी इसके थ्रू इस कंटेनर में चला गया। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जब कोई भी बॉडी फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड हो किसी भी फ्लूइड में, तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। मान लो ये है एफ यू, एफ अपवर्ड। ये किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब आप इसका वेट मेजर कर लो कितना है। इसका वेट जो है वो किसके बराबर आएगा? एफ यू के बराबर। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
when a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force which is equal to weight of the fluid displaced by it. ठीक है, तो यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसके न्यूमेरिकल से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक और बात मैं आपको इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इस बॉल का जो वॉल्यूम है, वो इस लिक्विड, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे को आपको बताना है कि आर्किमिडीज को ये बात कैसे सूझी, ये प्रिंसिपल कैसे सूझा। जब वो अपने बाथ टब में बैठे हुए थे आराम से, जब वो कूदे अपने बाथ टब में, तो पानी जो है वो बाहर आ गया, तो उनने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे मिल गया, मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिल गया। और वो पूरे शहर में घूमे थे चिल्लाते हुए कि मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिल गया। तो ये कहानी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे की। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, मैंने आपको डेंसिटी बताया था क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। हाँ, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। मैं बताना भूल गया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वो एक बड़ी ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखो, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम अगर वाटर से कंपेयर करें तो हम रिलेटिव डेंसिटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस चीज़ है, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर ही है, केजी पर मीटर क्यूब। दोनों केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की जो है कोई यूनिट नहीं होती है। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी मान लो 2 निकल के आई, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 2 गुना है। उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 2 गुना है। मतलब वाटर की डेंसिटी से कंपैरिजन हम लोग जब करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो आज के जो चारों टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए बड़े ही अच्छे से, आपको होपफुली समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हाँ, तो ऑफिशियली जो है थ्योरी वाइज ग्रेविटेशन का एंड हो चुका है, और हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। उसका एक जेस्ट लेंगे, एक समरी देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है r। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स क्या होता है? F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²।
ठीक है, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हमने देखा क्या था, वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमने क्या देखा था, वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो वेट होता है भैया फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। मान लो ऐसा सरफेस पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इसका मास है m, तो क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, वेट की कहानी ये हो गई। वेट क्या होता है, किसी एट अ गिवन प्लेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, और वेट क्या करता है, वेट कैसा होता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। वेट ऑन मून जो होता है वो 1/6 टाइम्स होता है वेट ऑन अर्थ के। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था, वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो अर्थ के लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना निकल के आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पोल्स पे जो है वो अर्थ का रेडियस कम रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और इक्वेटर पे जो है वो रेडियस ज़्यादा रहता है, तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था क्या, मास। मास क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा में मैटर भरा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वही उस ऑब्जेक्ट का जो है वो मास हो जाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, केजी। ठीक है, इसके डिफरेंस क्या देखे थे हम लोगों ने, वेट के साथ साथ, वेट के साथ साथ इसके डिफरेंस क्या देखे थे, इसकी केजी, इसकी न्यूटन। लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। मास जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो हो सकता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ज़ीरो हो सकता है वेट। ठीक है, और इतने हम लोगों ने 4 डिफरेंस देखे थे। एक डेफिनेशन का डिफरेंस था, वो आप अपने आप से लिख लीजिएगा। तो मास और वेट के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या, ये एक छोटा सा आउटलुक है चैप्टर पे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने केपलर्स लॉस पढ़े थे, केपलर्स लॉस पढ़े थे प्लैनेटरी मोशन के। उसमें पहला लॉ क्या था, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ प्लैनेट घूमता है, प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सन जो है एक फोकस पे रहता है। ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते रहता है, ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था, ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ सन बैठा हुआ है, मान लो यहाँ प्लैनेट है, यहाँ तो इसने एरिया इतना स्वीप किया। प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया तो इसने एरिया इतना स्वीप किया। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दोनों एरियाज भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे। ये था केपलर का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या था केपलर का, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द अर्थ, प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ये था। और हमने इससे ये भी निकाला था कि न्यूटन ने अपना इन्वर्स स्क्वायर वाला रूल कैसे गेस किया था। पूरा डेरिवेशन था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमने प्रूफ किया था कि ये केपलर के थर्ड लॉ से कैसे आएगा। ठीक है, ये हमने केपलर के लॉस पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ा था। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस, किसी भी सरफेस पे बेसिकली फोर्स अगर परपेंडिकुलर एक्ट करे तो उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। ठीक है, थ्रस्ट अगर अलग अलग एरिया पे लग रहा है तो उसके इफेक्ट भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर थ्रस्ट इतने से एरिया पे लग रहा है
तो उसके इफ़ेक्ट अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू सेम थ्रस्ट इतने एरिया पे लगे। वो कैमल की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी कि कैमल क्या क्यों आसानी से चल लेता है, या आपके किचन में जो चाकू रखा है उसकी धार इतनी तेज़ की होती है, वो एरिया ज़्यादा प्रेशर कम एरिया ज़्यादा, इन सब की कहानी थी। ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में हमने कहानी पढ़ी थी। फिर आज ही हम लोगों ने क्या देखा, बाइंड फोर्स देखा। बाइंड फोर्स क्या होता है, कोई भी फ्लूइड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी फ्लूइड जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, बाइंड फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखे। फिर हम लोग क्या पढ़ा था, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है या सिंक क्यों हो जाता है। बेसिकली अगर वेट ज़्यादा हो, डाउनवर्ड एक्टिंग वेट ज़्यादा हो किससे, अपवर्ड थ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। और अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा हो, अपथ्रस्ट ज़्यादा हो वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। वहीं हमने इसको डेंसिटी के रूप में भी देखा, जो अपवर्ड फोर्स लगाता है फ्लूइड, वो फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये भी हम लोगों ने देखा था, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपवर्ड फोर्स जो फ्लूइड ज़्यादा लगाएगा, डेंसिटी कम होगी तो फ्लूइड जो है वो अपवर्ड फोर्स कम लगाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों ने क्या देखा था, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखा था कि किसी भी बॉडी को डुबो दो, फुल्ली डुबो दो या पार्शली डुबो दो, तो जितना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, वो बाइंड वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट जो है वो बाइंड फोर्स के इक्वल होगा। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा लास्ट में क्या, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी क्या होती है, यूनिट लेस होता है ये क्वांटिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों ने देखा। और भी काफ़ी छोटी छोटी बात करी थी, बारीक बारीक बात करी थी, जो कि यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जेस्ट देना चाहता था पूरे चैप्टर का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मेरे साथ आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे और जो है फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।